नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 में वेक्टर और प्रश्नावली 10.3 की बात हो रही है और क्वेश्चन संख्या 6 तक मैं पढ़ा चुका हूं। तो आज बात करेंगे हम क्वेश्चन संख्या 7 की। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, काफी दिया पूछा है। लिख रखा है 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट दे रखा है आपको, वो दे रखा है 2a वेक्टर और प्लस 7b वेक्टर। ठीक है, बस इसी का आपको मान निकालना है, इसी को हल करना है। ये दिया ध्यान से देखना, सिंपल है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर मैं 3a को पहले 2a से अदिश गुणनफल करता हूं तो पहले तो देखो संख्या तो गुणा हो जाएगी, 3 दूना 6 और a वेक्टर और दूसरा भी देखो a वेक्टर, बीच में क्या डॉट है तो a डॉट a आएगा। ठीक है, सिंपल। उसके बाद में 3a को 7 से करेंगे तो 7 दिया 21। इसमें a वेक्टर है और उसमें क्या लिखा हुआ है डॉट b वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस क्या आएगा माइनस। 5 दूना 10, इसमें पहले b है तो मैं b लिखूंगा b वेक्टर डॉट a वेक्टर। फिर -5 को यहाँ गुणा करेंगे तो -7 5 35 हो गया और b को b से करेंगे तो ये आएगा b वेक्टर डॉट b वेक्टर। अब इसमें आप लोगों को एक बेसिक चीज जाननी चाहिए जो हम पहले पढ़ चुके हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि a वेक्टर डॉट a वेक्टर क्या होता है, ये होता है मॉड ऑफ a वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर लिखता हूं तो इसे मैं b वेक्टर डॉट a वेक्टर भी लिख सकता हूं। ये बात हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, है ना, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखना, ये आएगा 6 a डॉट a कितना आएगा मॉड ऑफ a का स्क्वायर आएगा प्लस 21 a वेक्टर डॉट b वेक्टर और माइनस है तो माइनस लिखूंगा 10। इसे मैं लिख सकता हूं a डॉट b। देखिए b डॉट a को मैं a डॉट b लिख सकता हूं, a डॉट b माइनस 35 और ये आएगा b डॉट b कितना आएगा तो ये आएगा मॉड ऑफ b वेक्टर का होल स्क्वायर। यहां से 6 मॉड ऑफ a वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस देखिए 21 में से 10 घटेगा क्योंकि ये a डॉट b है, ये भी a डॉट b है, तो कितना आएगा 11 a डॉट b मतलब a डॉट a वेक्टर डॉट b वेक्टर और माइनस 35 मॉड ऑफ b वेक्टर का होल स्क्वायर। बस इतना ही होगा और बस ये हल करके छोड़ना था आपको। तो फाइनली ये आंसर आ गया। क्वेश्चन संख्या 7 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और वो है क्वेश्चन संख्या 8 में हम देखते हैं क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन संख्या अभी 8 है और इसमें ये दिया हुआ है कि दो सदिश है a और b जिनके परिमाण हमें ज्ञात करने हैं। a वेक्टर है उसका जो परिमाण है वो हमें ज्ञात करना है, इसी प्रकार b वेक्टर उसका भी परिमाण हमें ज्ञात करना है। उसके आगे लिखा हुआ है यदि इनके परिमाण समान है, इसका मतलब मोड ऑफ, ध्यान से देख लेना, मोड ऑफ a वेक्टर और ये बराबर है मोड ऑफ b वेक्टर, ये बराबर दिया हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है और इनके बीच का कोण, बीच का कोण क्या होता है, दो वेक्टर के बीच का कोण हम उसे थीटा से डिनोट करते हैं। तो थीटा का मान इसमें दिया हुआ है 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। और आपसे एक चीज और दे रखी है कि इनका अदिश गुणनफल, इसका मतलब ये हुआ कि a डॉट b इसका भी मान दिया हुआ है 1/2, 1/2। और आपसे ये पूछा है कि आप ये बताओ कि a का मापांक कितना है और b का मापांक कितना है। पहली बात तो ये इन दोनों का मापांक बराबर है तो हमें एक का ही निकालना है, तो दूसरे का भी उतना ही होगा। अब यहाँ देखो इसे हम आगे हल करते हैं। a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मोड ऑफ a वेक्टर इनटू मोड ऑफ b वेक्टर और cos थीटा और इसका मान कितना है 1/2 पर थीटा का मान कितना है 60। तो यहाँ मैं लिखूंगा मोड ऑफ a वेक्टर। दूसरी बात ये है कि मोड ऑफ b वेक्टर है ना, ये देखो ये a के बराबर ही है तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा मोड ऑफ a लिखूंगा। ध्यान से देखो मैं साइड में लिख देता हूँ कि मोड ऑफ a वेक्टर और मोड ऑफ b वेक्टर बराबर है। इसका मतलब a और b का परिमाण बराबर है तो b के परिमाण की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। साथ में लिखा हुआ है cos थीटा का मान कितना है 60, थीटा का मान कितना है 60 बराबर 1/2। अब देखिए मोड ऑफ a वेक्टर दो बार है तो इसका स्क्वायर हो गया। cos 60 का मान कितना होता है 1/2 और बराबर भी 1/2। 1/2 से 1/2 कट गए
तो बचेगा कितना, वो बचेगा मोड ऑफ ए वेक्टर, इसका स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर लिख देता हूं, सामने कितना आएगा 1, ये एक बार कटेगा। मोड ऑफ ए वेक्टर निकालेंगे तो यहां से कितना आएगा 1, क्योंकि ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो 1 का रूट कितना होता है 1 ही होता है। तो हमारे पास मोड ऑफ ए आ गया, तो बस इतना ही मोड ऑफ बी होगा, बी भी कितना होगा 1। बस यही था, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, 9वां क्वेश्चन है ना। 9वें क्वेश्चन में देखना लिख रखा है, यदि एक मात्रक सदिश a के लिए, a हमें दे रखा है कि वो मात्रक सदिश है, फिर आगे एक आपको इक्वेशन दी हुई है और फिर आप इसमें निकालना है मोड ऑफ x वेक्टर, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन पूरा लिख देता हूं। क्वेश्चन संख्या ये 9 है और इसमें ये लिखा हुआ है कि आपको a वेक्टर एक मात्रक सदिश है। अगर a वेक्टर हमें मात्रक सदिश दिया हुआ है, मात्रक सदिश, तो ये ध्यान से देख लेना, अगर ये मात्रक सदिश है तो इसका परिमाण कितना होता है 1 होता है। भाई मात्रक सदिश का परिमाण कितना होता है 1। इसके बाद में एक इक्वेशन लिखी हुई है, वो है x वेक्टर माइनस a वेक्टर, और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट में है वो है x वेक्टर और प्लस a वेक्टर, और इसका जो वैल्यू है वो हमें 12 दिया हुआ है। और फिर आपसे ये पूछा है कि मोड ऑफ x वेक्टर, इसका वैल्यू निकालो। इसका मतलब है जो x सदिश है ना, x सदिश का परिमाण निकालना है। तो ध्यान से देखना आप, इसे ही मैं आगे हल करता हूं। तो अगर मैं x को x से है ना अदिश गुणनफल करूंगा तो ये आएगा x डॉट x, मतलब x वेक्टर डॉट x वेक्टर। अब इस x वेक्टर को हम a से करेंगे तो ये कितना है प्लस x वेक्टर और डॉट a वेक्टर, है ना। सिंपल है, जो पहले है वो पहले आता है, जो बाद में बीच में डॉट। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस आएगा। a को मैं x से करूंगा तो a डॉट x आएगा, और यहाँ a को a से करेंगे तो पहली बात तो माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस है, प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, ये आएगा a वेक्टर डॉट a वेक्टर, और सामने कितना है 12। अब मुझे ये बताओ, हम ये पढ़ चुके हैं, बहुत बार यूज कर लिया, a वेक्टर और डॉट a वेक्टर कितना होता है, वो होता है मोड ऑफ a वेक्टर का होल स्क्वायर। दूसरी बात ये कि आप लोगों को पता है कि a डॉट b है, इसे मैं b डॉट a लिख सकता हूं। ध्यान देना, x देखो दोनों सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूं मोड ऑफ x वेक्टर का स्क्वायर, इस फॉर्मूले से। यहां ध्यान से देखो x डॉट a है, x डॉट a, बीच में माइनस है, माइनस लिखूंगा, लेकिन इसे भी मैं x डॉट a लिखूंगा, x डॉट a मतलब x वेक्टर डॉट a वेक्टर, बीच में माइनस है a डॉट a, तो ये देखो a डॉट a कितना होगा मोड ऑफ a वेक्टर का होल स्क्वायर, और बराबर कितना है 12। यहां मोड ऑफ x वेक्टर का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो गए, माइनस मोड ऑफ a वेक्टर और इसका स्क्वायर, और सामने कितना है 12। हमें पता है कि a अगर मात्रक सदिश है तो मोड ऑफ a वेक्टर का मान कितना है 1, तो इसकी जगह मैं कितना लिखूंगा 1 लिखूंगा। मोड ऑफ x वेक्टर का स्क्वायर माइनस 1, इसका स्क्वायर कर देते हैं बराबर 12। देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये 1 यहां जाएगा तो कितना हो गया 13, क्योंकि उस तरफ जाके प्लस का हो गया ना। यहां से मोड ऑफ x वेक्टर निकालेंगे तो ये स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 13। ये आ गया हमारे पास फाइनली आंसर। देखिए कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर अगर हम स्क्वायर को इस तरफ भेजते हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट 13 आना चाहिए। सही बात है आप लोगों की, यहां प्लस माइनस आना चाहिए, लेकिन परिमाण है ना वो हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है, इसलिए मैं माइनस है वो लिखता नहीं, ठीक है। परिमाण निकालें तो धनात्मक होगा। तो ये था क्वेश्चन संख्या 9। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 10 की। अगर आपको वीडियो में क्वेश्चन नोट करना हो तो वीडियो को आप बीच में पॉज कर लिया करो और नोट कर लिया करो। और एक बात और, अगर कोई डाउट होता है, वैसे मैं कमेंट देखता हूं, अगर कोई डाउट होता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर दिया करो। अगर वो मैं देखूंगा तो फिर आपको ना नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बता देंगे। क्वेश्चन संख्या 10 देखिए, इसमें लिख रखा है a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर। तीन वेक्टर दिए हुए इसमें। a वेक्टर, तो a वेक्टर का वैल्यू दे रखा है इसमें 2i के को प्लस 2j के को और प्लस 3k के। फिर इसी प्रकार b वेक्टर दिया हुआ है, तो b वेक्टर कितना होगा माइनस i के को प्लस 2j के को और प्लस k के। और c वेक्टर भी दे रखा है, वो है 3i के और प्लस j के। ठीक है, इस प्रकार है कि a
वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर सी वेक्टर पर लंब है। आप लोगों को ये दिया हुआ है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर है ना, ये देखिए हमेशा आप लोगों को पता है कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ जोड़ने पर भी वेक्टर ही आता है, तो ये पूरा एक वेक्टर है और ये वेक्टर सी वेक्टर पर लंब है। तो हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है। लैम्डा क्या करना है? फाइंड आउट करना है। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर दो सदिश लंबवत होते हैं तो उनका अदिश गुणनफल कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ एक ये सदिश है, ये दूसरा सदिश है, इन दोनों का हम अदिश गुणनफल निकालेंगे और उसके सामने कितना लिखेंगे? 0। ध्यान से देखना, मैं लिखूंगा प्रश्नानुसार। हमें ये पता है कि अगर ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत है तो, या मैं इस प्रकार लिख देता हूं a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, ये लंबवत है c वेक्टर पर, तो इन दोनों का अदिश गुणनफल, ध्यान से देखना, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, इन दोनों का अदिश, देखिए मैंने डॉट लिख दिया है, तो इनका अदिश गुणनफल कितना होगा? 0। अब इसमें मैं वैल्यू रखता हूं, ठीक है, ध्यान देखना, a b और c का हम वैल्यू रखेंगे तो a का वैल्यू कितना है? वो है 2ik प्लस 2jk और प्लस 3kk, ये है वैल्यू। इसके बाद में प्लस है तो मैं प्लस लिखूंगा, फिर लैम्डा तो लैम्डा लिखेंगे, और लैम्डा के इनटू में क्या b वेक्टर है, तो b वेक्टर है कितना? -ik प्लस 2jk और प्लस kk, ठीक है, ये हो गया। अब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट में कौन है? c वेक्टर। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट में कौन है? c वेक्टर, और c वेक्टर का वैल्यू है हमारे पास 3ik और प्लस jk, ठीक है, ये है, और सामने तो 0 चल ही रहा है ना, इक्वल क्या हो रहा है? 0। पहले इसको हल करते हैं, तो यहाँ ध्यान देना आप लोगों को, यहाँ लैम्डा को मैं अंदर गुणा करूंगा, तो ये हो गया 2ik को प्लस 2jk को और प्लस 3kk, ये लिखा है। फिर लैम्डा को अंदर गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस लैम्डा ik, लैम्डा को यहाँ गुणा करूंगा तो प्लस 2 लैम्डा jk को, फिर लैम्डा को k से करेंगे तो फिर लैम्डा kk, और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट में कौन चल रहा है? 3ik प्लस jk और बराबर 0। अब ध्यान से देखना, इसे एक वेक्टर बनाएंगे तो देखिए ik है, ये भी ik है, इसमें jk है, ये भी jk है, और यहाँ kk है तो इसमें भी kk है, तो जो साथ में लिखेंगे इनको, तो मुझे ये बताओ 2 है इसमें, और इसमें ik के साथ कौन है? लैम्डा। अब यहाँ इसके इनटू में ik है, इसके साथ भी ik है, तो मैंने यहाँ ik लिख दिया। समझ आ गया ना वाक्य? बहुत सिंपल है, दोनों सेम थे तो घटा दिए। 2 jk है, इसमें 2 लैम्डा jk है, तो इसको मैं लिखूंगा 2 प्लस 2 लैम्डा, और इसके साथ कौन है? jk। इसी प्रकार यहाँ 3 kk है और ये लैम्डा kk, तो ये आएगा 3 प्लस लैम्डा, और इसके साथ कौन आएगा? kk, और इसके साथ तो डॉट प्रोडक्ट में कौन है? वही चल रहा है 3ik और प्लस jk। एक बात यहाँ ध्यान देना, मैं इसके साथ 0kk लिख सकता हूँ, है ना भाई, 0 लिखा है ना, 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखना, आप लोगों को ये पता है डॉट प्रोडक्ट में i के साथ गुणा करते हैं, j के साथ, और k के साथ करते हैं। तो यहाँ मैं अगर इसका गुणा करता हूँ 2 माइनस लैम्डा ik पे, तो यहाँ देखिए 3ik के साथ, तो इसका गुणा 3 से कर दिया। फिर प्लस में प्लस लिखूंगा 2 प्लस 2 लैम्डा, और इसका गुणा होगा j के साथ, j में यहाँ एक ही है तो 1 से गुणा करें, प्लस में लिखूंगा फिर 3 प्लस देखिए लैम्डा, ये देखिए k, लेकिन यहाँ k में कौन है? 0, और सामने कितना है? 0। 3 को अंदर गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 3 को लैम्डा से गुणा करेंगे 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, और बराबर कितना? 0, क्योंकि ये तो 0 हो गया। देखिए माइनस लैम्डा, 3 लैम्डा में से ये 2 लैम्डा आप अगर जोड़ते हो इसमें तो माइनस लैम्डा है, और 6 और 2 कितना हो गया? 8, और 8 को अगर मैं दूसरी तरफ भेजता हूँ तो 8 हो जाएगा -8, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, और लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया? 8। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ना, और रिपीट भी होने के चांसेस है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इसमें दिया हुआ है कि अगर एक वेक्टर है आपके पास, ये इसके साथ लंबवत है, तो हमें पता है दो सदिश लंबवत कब होते हैं? जब उनका अदिश गुणनफल कितना होता है? 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या होगा 11।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या है। और एक बात ये कि देखिए, अगर कोई स्टूडेंट मेरे वीडियो बीच में से देख रहा है तो उनको सदिश प्रश्नावली का फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, तब नेक्स्ट वाले समझ आएंगे। ठीक है, बीच में से देखने से समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन संख्या 11 है और इसमें लिख रखा है दर्शाइए कि दो शून्योत्तर सदिश। शून्योत्तर का मतलब है कि वो नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। ठीक है, शून्य सदिश नहीं है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए दो सदिश दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए। फिर आगे लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है, देखिए मोड ऑफ ए वेक्टर और इनटू बी वेक्टर प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर और इनटू ए वेक्टर। एक तो ये है और इसके बीच में कोमा लिखा हुआ है। फिर दूसरा ये है मोड ऑफ ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर और माइनस मोड ऑफ बी वेक्टर और इनटू ए वेक्टर। ये एक दूसरे के साथ लंबवत है। हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, लंबवत है। ठीक है, ये प्रूव करना है। अगर इन दोनों को लंबवत प्रूव करना है, ठीक है, सिद्ध करना है या दर्शाना है, दर्शाइए। अगर ये हमें दर्शाना है कि ये लंबवत है, लंबवत है, तो मुझे एक बात बताओ भाई, ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। दो वेक्टर को जोड़ने से नहीं क्या बनेगा, एक वेक्टर। तो कुल मिलाकर ये पूरा एक वेक्टर है। इसी प्रकार ये भी एक वेक्टर है। अगर ये सदिश है, ये भी सदिश है, अगर ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत प्रूव करना है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, जीरो। यही तो होता है, दो सदिश अगर एक दूसरे के साथ लंबवत है तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों का अदिश गुणनफल कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो अभी हम एक काम करेंगे, इन दोनों सदिश का मैं क्या करूंगा, अदिश गुणनफल करूंगा। इन दोनों का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे और उसका आंसर जीरो लेकर आएंगे। इसका आंसर कितना आएगा, जीरो। तो ध्यान दीजिए, ध्यान देना आप लोग, इन दोनों का मैं अदिश गुणनफल करता हूं। ठीक है, और क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अदिश गुणनफल ही जीरो आना चाहिए। और अगर अदिश गुणनफल जीरो आता है इसका मतलब दोनों सदिश क्या है, लंबवत है। ठीक है, और देखिए वैसे ये बड़े बड़े सदिश दे रखे हैं, दो इनमें बहुत सारे नाम दे रखे हैं, ए बी बी ए, इस प्रकार से। तो इनको हम मान भी सकते हैं, है ना, इनको मान सकते हैं। अगर मैं इसको मानूं, इसको मान सकते हैं हम ए वेक्टर, कैपिटल ए वेक्टर, और इसको मैं मान सकता हूं कैपिटल बी वेक्टर। अब ध्यान देना, अगर आप लोगों को पता होना चाहिए ए वेक्टर तथा यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर लंबवत है तो इनका अदिश गुणनफल शून्य होगा। चलिए ये प्रूव करना है हमें। तो अभी मैं लिखूंगा a डॉट b। अभी मैंने क्या लिखा है, a डॉट b, और इसका फाइनल आंसर कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो अभी देखो, यहां मैं a वेक्टर का मान रखूंगा। देखिए a वेक्टर आपने इसको मानना है, तो इसका मान लिखूंगा मैं a वेक्टर मोड ऑफ a वेक्टर है और इनटू b वेक्टर है और प्लस मोड ऑफ b वेक्टर है और इनटू a वेक्टर। ब्रैकेट लगा दिया, बीच में मैंने डॉट लिखा है, यहां मैं दूसरा सदिश लिखूंगा b वेक्टर और उसका मान कितना है, मोड ऑफ a वेक्टर और इनटू b वेक्टर है और माइनस मोड ऑफ b वेक्टर और इनटू a वेक्टर। इन दोनों का हम अदिश गुणनफल करेंगे। तो ध्यान से देख लेना आप लोग, पहले इस वेक्टर को मैं यहां गुणा करूंगा, तो इसमें मोड ऑफ a वेक्टर इनटू b वेक्टर है, बीच में डॉट है तो मैं डॉट लिखूंगा, है ना, बीच में डॉट आ गया तो डॉट लिख दिया। फिर आगे कितना है, मोड ऑफ a वेक्टर और इनटू b वेक्टर। ठीक है, अब इस सदिश का मैं यहां गुणा करूंगा, तो बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे। इसमें देखिए है a वेक्टर मोड ऑफ a वेक्टर इनटू b वेक्टर, फिर डॉट तक मैं डॉट लिखूंगा और यहां है मोड ऑफ b वेक्टर और इनटू a वेक्टर। तो सिंपल बात ये हुई कि मैंने इस सदिश को यहां और यहां गुणा कर दिया, इनके साथ कर दिया। अब इस सदिश का गुणा मैं यहां करूंगा और इसी सदिश का गुणा मैं इसमें करूंगा। तो यहां ध्यान से देखना, इसको अगर इससे गुणा करते हैं मतलब अदिश गुणनफल करते हैं, तो यहां प्लस मैं प्लस लिखूंगा, इसमें मोड ऑफ b वेक्टर और साथ में इसमें इनटू में है a वेक्टर। इसका गुणा यहां करेंगे, बीच में क्या आएगा, डॉट। फिर इसमें देखिए मोड ऑफ a वेक्टर और इनटू b वेक्टर। फिर इसी का मैं अदिश गुणनफल इसके साथ करूंगा, तो बीच में क्या है, माइनस b मोड ऑफ b वेक्टर इनटू a वेक्टर और यहां देखिए है
डॉट आएगा बीच में डॉट है, देखो इसको लिखूंगा तो मैं आएगा बी वेक्टर मोड है इसका और ए वेक्टर इसके साथ इक्वल है। अब ध्यान से देखना एक चीज, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, हम अगर नॉर्मल सदिश की बात करें इसमें देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, क्योंकि परिमाण भी है और साथ में सदिश गुणा में दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल अगर बात करूं आपसे तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए a डॉट a कितना होता है, वो होता है mod ऑफ a का होल स्क्वायर। दूसरी बात ये कि a डॉट b है वो बराबर होता है b डॉट a के, है ना, ये प्रॉपर्टीज में यूज होगी। पहली बात ये कि ये कोई सदिश नहीं है, ये परिमाण है, मोड लगा हुआ है इसका मतलब ये परिमाण है, ये भी परिमाण है। तो मुझे ये बताओ ये परिमाण है, ये परिमाण है, तो परिमाण तो सीधे गुणा होता है, वो कैसे होगा, मोड ऑफ a वेक्टर ये दो बार है तो स्क्वायर आ जाएगा, समझ आ रहा है। अगर यहां देखो अगर इसका गुणा मैंने इसके साथ कर दिया तो फिर b के साथ क्या आ गया, b डॉट b आ गया, देखिए b का b के साथ डॉट हो गया, फिर माइनस इसको मैं सेम ही लिखूंगा मोड ऑफ a वेक्टर इनटू b वेक्टर। ये काम करता है, इसमें जिसमें मोड लगा हुआ है उनको गुणा कर देते हैं। देखिए इसमें मोड ऑफ a वेक्टर है और इसमें मोड ऑफ b वेक्टर है, तो मोड वाले मैंने साथ साथ लिख दिए पास और b डॉट a लिखूंगा, इसमें क्या लिखूंगा b डॉट a। ये बात समझना आप लोग, यहाँ जो a मॉडुलस है और ये जो यहाँ b मॉडुलस है, इन दोनों को मैंने याद किया, तो बचा कौन फिर b डॉट a, है ना। फिर आगे देखना इसमें भी हम लिखेंगे ये जो मॉडुलस है दोनों, है ना, इसको हम बोलते हैं मोड ऑफ b और इसको बोलते हैं मोड ऑफ a, इन दोनों को मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस मोड ऑफ a और मोड ऑफ b, इनको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये देखिए इसमें बचेगा a डॉट b, क्योंकि इसको तो मैंने लिख दिया ये, तो यहाँ बचेगा a और यहाँ डॉट b, तो अब ये देखिए a डॉट b किसके बराबर है, b डॉट a के बराबर, तो ये जो a डॉट b है इसको मैं लिखूंगा b डॉट a। अब आप सोच रहे हो कि सर ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि इन दोनों को एक जैसा बनाने के लिए, इन दोनों को सेम बनाने के लिए, ठीक है। फिर आगे देखिए माइनस, देखिए b पर मापांक है, यहाँ इस b पर भी मापांक है, तो b मापांक का होल स्क्वायर हो गया ना, बचेगा क्या a डॉट a, इसमें बचेगा क्या a डॉट a। फिर देखिए यहाँ मैं लिखूंगा मापांक a का स्क्वायर b डॉट b कितना हुआ, इस फॉर्मूले से देखो a डॉट a क्या होता है मोड ऑफ a का स्क्वायर, तो यहाँ b डॉट b क्या होगा मोड ऑफ b का स्क्वायर। ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो गए, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का सेम है तो कैंसिल हो गए, बीच में माइनस है तो मैं माइनस लिखूंगा। यहाँ देखिए मोड ऑफ b का स्क्वायर आपको दे रखा है और a डॉट a कितना होता है, ये होता है मोड ऑफ a का स्क्वायर। अब ये दोनों देखो सेम है, ये दोनों क्या है सेम है। अब कई बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि सर इसमें b बाद में और इसमें b पहले, बेटा ये अदिश संख्या है, अब इसमें वेक्टर नहीं है, क्योंकि परिमाण है तो आगे लिखो चाहे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये दोनों बराबर है तो उत्तर कितना आएगा 0। अब इनको हल करने से इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये देखो ये a डॉट b का आंसर कितना आया 0, तो अब मैं लिख सकता हूं a वेक्टर तथा b वेक्टर का अदिश गुणनफल शून्य आया, शून्य है, अतः a वेक्टर लंबवत है b वेक्टर पर, ठीक है। a वेक्टर है वो लंबवत हो गया b वेक्टर पर, और आपने a और b माना किसको था, इसे a माना था और इसे b, इसका मतलब ये वाला वेक्टर इस पर क्या हो गया लंबवत, ठीक है, 90 डिग्री हो गया। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें मोड लगा हुआ है, बहुत सारी जगह मोड नहीं लगा हुआ है, तो लिखते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तो सिंपल है, अगर आप कॉन्सेप्ट से चलते हो तो बिल्कुल भी गलती नहीं होगी आपकी कहीं भी। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 12 और उसमें देखते हैं क्या है। बस तो एक और नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या है 12 और उसमें हम देखते हैं सामने वाले क्लास में टेस्ट लेकर एक बार चलेंगे। क्वेश्चन संख्या है 12, इसमें लिखा हुआ है सिंपल क्वेश्चन है, लिखा हुआ है a डॉट a
मतलब a वेक्टर डॉट a वेक्टर और बराबर आपको 0 दिया होगा, ठीक है। तो मुझे ये बताओ अगर a डॉट a 0 है तो इसको तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार कि मोड ऑफ a और इसका स्क्वायर कितना हो गया 0। तो यहां से स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे तो मोड ऑफ a भी कितना आएगा 0 ही आएगा। ये समझ रहे हैं आपको, एक बार वापस देखो, बहुत सिंपल है। a डॉट a हमें पता है मोड ऑफ a का स्क्वायर होता है, स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे तो 0 ही आएगा। तो सिंपल बात ये हुई कि जो a है वो क्या है, शून्य सदिश है, तभी तो उसका परिमाण 0 है भाई। शून्य सदिश होता है क्या है, शून्य सदिश का मतलब होता है जिसका परिमाण 0 होता है वो शून्य सदिश होता है। तो मुझे ये बताओ मोड ऑफ a 0 आ गया, इसका मतलब a क्या है, शून्य सदिश है। इसके बाद में लिखा हुआ है a वेक्टर डॉट b वेक्टर और ये कितना है 0। तो सदिश b के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, आपको b सदिश के बारे में बताना है कि b किस प्रकार का सदिश हो सकता है। तो ध्यान देना, अगर मैं यहाँ फॉर्मूला यूज करता हूँ, देखना तो एक मिनट, यहाँ अगर मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ तो मैं लिखूंगा मोड ऑफ a वेक्टर और मोड ऑफ b वेक्टर और cos थीटा और बराबर कितना है 0। समझते जाना भाई, a डॉट b का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इसका आंसर 0 आता है तो वो 0 इसकी वजह से आ रहा है ना, ध्यान से देख लेना, b का मान 0 होना जरूरी थोड़ी है। एक बार वापस समझ लेना, हमें पता है कि इसका मान कितना है, हमारे पास ये कंफर्म 0 है, तो इसका मान अगर 0 है तो मैं यहाँ 0 लिखूंगा तो सब कुछ कितना हो गया 0। तो ये जो सामने 0 आ रहा है ना, ये आ किसकी वजह से रहा है, इसकी वजह से आ रहा है, न कि इसकी वजह से। अब इसका मान 0 हो भी सकता है और होना जरूरी भी नहीं है। अगर मान लीजिए मोड ऑफ a का मान 0 नहीं है, मान लो कि इसका मान 2 है, इसका मान एक बार ये मान लो कि 2 है, तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा। तो फिर बताइए के लिए हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, क्या, एक तो आपको यहाँ थीटा का मान 90 लिखना पड़ेगा क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है, तो 0 आ सकता है। दूसरा ये करना पड़ेगा कि b वेक्टर है ना, उसका वैल्यू कितना होना चाहिए 0। अगर इसका मान 0 है तो भी 0 आ जाएगा। लेकिन आपसे ये पूछा है कि इसका मान तो 0 है पर आपको बताना है b क्या हो सकता है, तो b कोई भी प्रकार का सदिश हो सकता है। तो ध्यान से देख लेना, मैं लिखूंगा यदि मोड ऑफ a वेक्टर इक्वल 0 है तो b वेक्टर कोई भी सदिश हो सकता है। अब कोई भी में सब कुछ आ गया, मैंने लिखा ना कोई भी सदिश हो सकता है, इसमें सब कुछ आ गया। b वेक्टर की जगह शून्य सदिश भी हो सकता है, इकाई सदिश भी हो सकता है और किसी भी प्रकार का सदिश हो सकता है जिसका परिमाण 1 भी हो सकता है, 0 हो सकता है और इससे अलग मतलब 5 10 कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने लिखा कि b वेक्टर ना कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सिंपल था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या है 13 और इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिख रखा है a b c मात्रक सदिश इस प्रकार है कि, 13 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर तीनों मात्रक सदिश है, क्या तीनों मात्रक सदिश है। अब मात्रक सदिश क्या होता है आपको पता है, मात्रक सदिश का मतलब है कि इनका जो परिमाण है वो कितना आएगा 1 आएगा, इन सभी का परिमाण कितना आएगा 1। मात्रक सदिश का मतलब ये होता है कि इन सभी का परिमाण कितना आएगा 1 आएगा। इसके बाद में आपसे ये और दे रखा है, आगे देखिए इसमें आगे दे रखा है कि a वेक्टर है ना, उसको अगर b वेक्टर के साथ जोड़ते हैं और उसको c वेक्टर के साथ भी जोड़ते हैं तो इसका आंसर 0 दिया हुआ। तो बस ये कंडीशन आपको दी हुई है, जो आपको ज्ञात करना है वो यहाँ लिख देता हूं मैं। इसमें जो आपको फाइंड आउट करना है वो ये है कि आपसे ये पूछा है a डॉट b प्लस b डॉट c और प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर, इसका वैल्यू कितना है आपसे ये पूछा है, ठीक है। और ये दिया हुआ है और ये ऊपर जो दिया हुआ है कि ये सभी मात्रक सदिश है। तो आप लोगों को इन दोनों कंडीशंस को यूज करके इसकी वैल्यू निकालनी है ना, सिंपल है, ध्यान से देखना। सबसे पहले काम करना है, इसको मैं समीकरण मानूंगा 1, ठीक है, इसे मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण को एक बार हम a वेक्टर से आदेश गुणनफल करेंगे, एक बार इसे b वेक्टर से करेंगे, एक बार इसे c वेक्टर से करेंगे। ध्यान से देखना, तो मैं लिखता हूं समीकरण, बिल्कुल आराम से बता रहा हूं सारी चीजें। समीकरण 1 को a वेक्टर से अदिश गुणनफल करने पर, तो पहले इसे a वेक्टर से अदिश गुणनफल करना है, समीकरण कौन सी को 1 को। तो ध्यान से देखना, यहां मैं लिखूंगा
देखिए ये मैंने लिखा ए और यहाँ डॉट लिखा, इसका मतलब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है ए का, तो यहाँ आएगा फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर और बराबर देखिए जीरो है, तो जीरो को ए वेक्टर से अगर आप अदिश करते हो तो कितना आएगा, जीरो ही आएगा, क्योंकि जीरो को किसी भी संख्या से गुणा कर दो चाहे वो सदिश हो चाहे अदिश, जीरो ही आता है। अब इस ए डॉट को अंदर भेजते हैं, ए को ए से अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो ए डॉट ए आएगा, फिर ए को बी से करेंगे तो ये कितना आएगा, ए डॉट बी आएगा, और इसी प्रकार ए को अगर सी से करते हैं तो ये ए डॉट सी आएगा, बराबर कितना है, जीरो। फिर ध्यान से देखो, इसे मैं लिख सकता हूं मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर, भाई ए डॉट ए कितना होता है, मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर आता है। इसी प्रकार मैं इन सभी को सेम ही लिख देता हूं, ए डॉट बी और प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और बराबर जीरो। अब मुझे ये बताओ कि आप लोगों को यहाँ ये पता चला कि a डॉट ए कितना होता है, मोड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर होता है। दूसरी बात ये है कि हमें ये पता है कि मोड ऑफ ए है ना, उसका वैल्यू कितना है, 1, पर ये फिक्स नहीं है, ये हमारे क्वेश्चन की है ना बात है। यहाँ देखिए मोड ऑफ ए का वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ मैं 1 लिखूंगा प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और बराबर क्या है, 0। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर और प्लस a वेक्टर डॉट c वेक्टर और बराबर ये एक इस तरफ आके क्या हो गया, माइनस। तो ये है समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखना, आपने समीकरण नंबर 1 को पहले a वेक्टर से अदिश गुणनफल किया है, तो इसी प्रकार आपको समीकरण नंबर 1 को अब b वेक्टर से करना है। तो मैं लिखूंगा इसी प्रकार, ध्यान से देखना, समीकरण 1 को b वेक्टर से अदिश गुणा, तो b वेक्टर से अगर आप अदिश गुणनफल करते हो किसके साथ, समीकरण 1 के साथ, तो देखिए इसी प्रकार आएगा। अभी मैं इसी में समझा देता हूं, आपको इतना ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, है ना, डायरेक्ट समीकरण बनाएंगे हम, एक बार इसमें समझ लो। जैसे आपने a का किया है तो a और a डॉट कितना हो गया, इसका वैल्यू 1 आएगा, है ना, a डॉट 1 में मोड ऑफ a स्क्वायर, उसका वैल्यू कितना गया, 1। अब अगर मैं यहाँ b लिखूंगा, सेम बस यही है, इसमें b लिखेंगे तो b डॉट b कितना आएगा, मोड ऑफ b स्क्वायर और उसका वैल्यू कितना है, 1। तो ये b और ये a कितना होगा, a डॉट b, और ये b और ये c कितना होगा, b डॉट c। एक बार लिख लेता हूं फिर मैं डायरेक्ट लिखूंगा। यहां हमें b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर से, और सामने तो 0 है क्योंकि 0 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां देखिए, यहां मैं लिखूंगा b डॉट a प्लस b डॉट b और प्लस b डॉट c और सामने 0। अब ये बताओ ये b डॉट b कितना होगा, ये होगा मोड ऑफ b का होल स्क्वायर प्लस b डॉट c बराबर 0 है, और ये है b डॉट a। अब ध्यान से देखना, इसका वैल्यू कितना है, 1 है, प्लस एक चीज और देखिए, इस समीकरण में a डॉट b है और इस समीकरण में b डॉट a है, तो इसको तो मैं उल्टा लिख ही सकता हूं, ये तो हमें पता ही है, a डॉट b और b डॉट a बराबर ही होता है। तो यहाँ 1 आ गया प्लस ये b डॉट c और बराबर से, अब 1 को यहाँ भेज दो, तो a वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर और बराबर ये 1 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो गया। ये समीकरण नंबर 3 है। और इसी प्रकार अगर मैं c वेक्टर, अगर c वेक्टर को समीकरण 1 से अगर अदिश गुणनफल करते हैं, तो अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, अब आएगा क्या बोल आपको सबको पता है। अगर मैं इसका c से डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो c को c से करने से कितना आएगा, वहां 1 आएगा और बाकी आपको लिखना है। तो यहां आएगा a डॉट c, ठीक है, फिर आएगा b डॉट c और जो c डॉट c आएगा उसका कितना हो गया 1, और वो 1 उस तरफ जाएगा तो कितना आएगा, -1। ये समीकरण नंबर 4। अब समीकरण संख्या 2 प्लस 3 और प्लस 4, मतलब इनको जोड़ना है। तो एक चीज देखना आपको, यहां देखिए a डॉट b है तो a डॉट b इसमें भी, तो a डॉट b कितनी बार आएगा, 2 बार। a डॉट b कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। इसी प्रकार देखिए इसमें a डॉट c है तो वो a डॉट c देखिए इसमें, तो a डॉट c कितनी बार आएगा, 2 बार, a डॉट c। और इसी प्रकार ये जो b डॉट c है, b वेक्टर डॉट c वेक्टर, और इसमें देखो b वेक्टर डॉट c वेक्टर, ये भी कितनी बार आएगा, 2 बार, 2 b वेक्टर डॉट c वेक्टर। अब बताइए -1 इसमें है, -1 इसमें है और -1 इसमें, तो माइनस का कितना हो गया, 3।
यहाँ से दो कॉमन आ गए, दो कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ कितना बचेगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब आप ये सोच रहे हो कि सर जिसमें आपको प्रूफ करना है उसमें देखिए सी डॉट ए है, बेटा सी डॉट ए लिखो चाहे ए डॉट सी लिखो, बात तो एक ही है। मैं ये पहले बहुत बार बता चुका हूँ कि डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही चीज है, इनको उल्टा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सी डॉट ए और बराबर देखिए -3 है। अब ये दो गुणा में तो कहाँ जाएगा भाग में, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और बराबर -3/2। ये दो जो गुणा में है वो कहाँ चला गया भाग में, और बस यही आपसे क्वेश्चन है ना। अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है वो है 14, ठीक है, क्वेश्चन संख्या 14। उसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है, लिख रखा है 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यह दिया हुआ है कि आपको ए वेक्टर है उसका जो वैल्यू है वो 0 है, बी वेक्टर का वैल्यू भी 0 है, तो ए डॉट बी कितना होगा 0 होगा, है ना। लेकिन ये उल्टा अगर इसको सोचते हैं हम कि अगर ए डॉट बी 0 है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ए वेक्टर 0 है और बी वेक्टर 0 है। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे और उससे इस चीज को प्रूव करेंगे, ठीक है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं और उससे प्रूव करेंगे कि ये बात है ना, अगर हम सीधी पढ़ते हैं तो सही है, पर इसी बात को अगर हम उल्टा सोचते हैं तो ये बात सही नहीं है, ये फिर गलत होगी। अभी देखेंगे क्यों। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 14। इसमें ये लिखा हुआ है कि एक ए वेक्टर है वो कितना है 0 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आपसे ये बोला है कि ए वेक्टर है वो 0 है और बी वेक्टर है वो भी 0 है। तो ये तो हमें पता ही है, इन दोनों में से अगर ए भी 0 है ना तो ए डॉट भी 0 ही आता है। ए डॉट बी ये कितना आएगा 0 ही आएगा, सिंपल बात है एकदम। क्यों आएगा वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, mod of a mod of b और cos थीटा, ये है फॉर्मूला इसका। 0 एक बार नहीं लिखते हैं। तो आप लोगों को पता है कि अगर परिमाण अगर वेक्टर अगर शून्य सदिश है तो यहां से अगर मैं इसका मॉडुलस निकालता हूं, इसका मापांक निकालते हैं तो वो कितना आएगा 0 आएगा, और ये भी कितना आएगा 0। तो अरे इसे 0 बनाने के लिए कोई एक अगर 0 तो भी 0 हो जाएगा, है ना, सिंपल बात है ये। अगर केवल a का परिमाण ही 0 है तो भी ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसमें तो दोनों ही 0 है। लेकिन इस बात को अगर हम उल्टा सोचें कि पहले से में ये दिया हुआ है कि a डॉट भी 0 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर a और b 0 होना जरूरी है ना। अगर ये 0 है तो ये तो 0 होगा कंफर्म, लेकिन ये 0 है तो इन दोनों का 0 होना जरूरी नहीं है। मैं अभी एक एग्जांपल लूंगा, अभी समझ आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो हमें ये चेक नहीं करना था कि ये बात सही है, ये तो मैं दे रखी है, इसकी उल्टी बात है ना वो नहीं है, वो गलत है। तो यहाँ आपको a डॉट b है ना वो 0 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं और उसमें मैं a को कुछ मानता हूँ i के -2j के और प्लस k के। इस प्रकार मैंने एक एग्जांपल ले लिया a। अब b थोड़ा आपको इसमें ना थोड़ा सोच समझ के, ऐसे मर्जी से कोई वैल्यू नहीं लिख सकते हम, थोड़ा सोचना पड़ता है इसमें, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से मैंने सोचा है, ठीक है। i -2 और प्लस 1 k के। यहाँ ध्यान से देखो, मैं लिखूंगा 2i, है ना। अब इनका ना दोनों को गुणा करने से 0 आना चाहिए, इन दोनों का गुणा करने से कितना आना चाहिए 0। और यहाँ मैं लिख देता हूँ माइनस से प्लस 3j और प्लस मैं लिखूंगा, अभी यहाँ कितना लिखना है वो सोच के लिखना, मतलब इस 2 को यहाँ गुणा करूंगा तो कितना आएगा 2, और यहाँ अगर मैं गुणा करता हूँ 3 को इससे तो कितना आएगा -6, देखिए -6 यहाँ से कितना आ रहा है 2, ये देखिए 2 को 1 से गुणा करने में कितना आएगा 2। अब यहाँ देखो ये 2 है और ये -6 है तो कितना बचा -4। तो अब यहाँ हमें प्लस का 4 बनाना है, तो यहाँ कितना लिखूंगा 4 के। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 4। अब ये ओवरऑल कितना आ गया 0, समझ आया ना। इन दोनों वेक्टर का अगर हम अदिश गुणनफल करते हैं, देखिए तो अगर मैं a डॉट b लिखता हूँ तो इनका वैल्यू रखेंगे a का, वो कितना है i के -2j के और प्लस k के। और ये कोई जरूरी नहीं है, मैं यहाँ ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूँ तो फिर आपको यहाँ कितना लिखना पड़ेगा 5, ठीक है।
अगर यहाँ ये वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, पर इनमें से एक संख्या को माइनस बना दो और बाकी दो को प्लस बना दो, तो माइनस की संख्या और दोनों प्लस की संख्या इक्वल होनी चाहिए, तो उससे फिर जीरो आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप। अब देखना, तो ये मैंने बोला हुआ है कि डॉट प्रोडक्ट में हम i को i से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, j को j से करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 6 और k को k से करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 4। अब यहाँ से देखिए प्लस का 6 माइनस का 6 तो कितना आ गया 0। अब मुझे ये बताइए a डॉट b 0 नहीं आया क्या? आया ना, a डॉट b कितना आया 0। तो ये देखिए a डॉट b तो 0 आ गया, पर इसका उल्टा सोचो तो अब इसका परिमाण निकालो, a का परिमाण निकालते हैं, a का जो परिमाण है। दूसरी बात, परिमाण निकालने की जरूरत नहीं है, इसने बोला है कि a है ना वो शून्य सदिश है, तो बताइए शून्य सदिश है क्या? नहीं है, ये तो एक सदिश है, ये भी एक सदिश है ना। परिमाण निकालने की जरूरत नहीं है, बस यही प्रूव करना था, है ना। एक एग्जांपल ले लिया हमने कि इन दोनों में डॉट तो 0 आता है, पर उल्टा सोचो कि इन दोनों की खुद की वैल्यू 0 है क्या? नहीं है, है ना, सिंपल है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। और 15 में आपसे ये पूछा है, नंबर जो क्वेश्चन है उसमें 3 आपको बिंदु दिए हुए, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष, तो आपको इधर त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हुए हैं, आप लोगों को अगर त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हुए मतलब बिंदु दिए हुए, तो फिर आपको उसमें पोजीशन वेक्टर निकालने पड़ेंगे और उन्हीं पोजीशन वेक्टर से हम उस त्रिभुज की भुजा पे जो सदिश बनेंगे वो निकाल लेंगे। और फिर आपको उस त्रिभुज का एक कोण पूछा है और वो कोण हम निकाल लेंगे, देख लेंगे ना कौन सी दो भुजाओं के बीच में वो बनता है, और वहां से हम कोण निकाल लेंगे, ठीक है। दो भुजाओं के बीच में हम अदिश गुणनफल यूज करके और वहां से कोण निकाल लेंगे, ठीक है। सिंपल है। पहले आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, फिर उस त्रिभुज में आपको पोजीशन वेक्टर निकालने पड़ेंगे। ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो क्वेश्चन संख्या है 15 और इसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है आप लोगों को, और इस त्रिभुज का नाम है A, B और C, और आपको पॉइंट दिए हुए हैं, मतलब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं। जो यहाँ ये निर्देशांक है, ये A निर्देशांक आपको दिया हुआ है वो है 1, 2, 3। B जो बिंदु है उसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं -1, 0, 0, और C बिंदु के जो निर्देशांक है वो है 0, 1, 2। अब आप लोगों को पता है ये तो बिंदुओं के निर्देशांक है ना, हमें पोजीशन वेक्टर की जरूरत पड़ेगी और आपको कोण निकालना है। मैं बता देता हूं, कोण ABC निकालना है। अब मुझे ये बताओ, B बीच में है ना, जो बीच में होता है उसी पर कोण होता है, तो आपको ये कोण निकालना है। इस कोण को मैंने क्या मान लिया, थीटा। अब अदिश गुणनफल से हमने ये सीखा है, अगर ये A वेक्टर है, अगर ये B वेक्टर है, तो इसके बीच का कोण थीटा होता है, और इसे हम किस प्रकार से निकालते हैं, A डॉट B बराबर होता है mod ऑफ A mod ऑफ B और इनटू cos थीटा। तो यहाँ हमारे पास इन दोनों का अदिश गुणनफल होना चाहिए, इन दोनों का परिमाण होना चाहिए, इन दोनों को मैं नीचे भेज दूंगा तो वहां से cos थीटा आ जाएगा, और cos को इस तरफ भेजेंगे तो cos इनवर्स आ जाएगा। तो थीटा बराबर cos इनवर्स A डॉट B अपॉन mod ऑफ A इनटू mod ऑफ B आ जाएगा। इस प्रकार हमें यहाँ B से थीटा को निकालने के लिए आपको यहाँ ये वेक्टर निकालना पड़ेगा और इस तरफ ये वेक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ आपको BA और BC सदिश निकालने पड़ेंगे। अब मुझे बताओ कि आपको अगर BA सदिश निकालना पड़ेगा तो फिर इसका हमें पता है किस प्रकार लिखते हैं फॉर्मूला। ये देखिए A बाद में है तो ये पहले आएगा, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर पहले आएगा, और ये देखिए B पहले तो इसका पोजीशन वेक्टर कहाँ आएगा, बाद में। तो बताइए OA और OB निकालना नहीं पड़ेगा क्या, हमें पोजीशन वेक्टर निकालने पड़ेगा, है ना। उसको हम बोलते हैं हिंदी में स्थिति सदिश, ठीक है। तो यहां मैं लिखूंगा सबसे पहले बिंदु A का स्थिति सदिश, और वो कितना होगा उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको करते हैं OA वेक्टर से। तो यहाँ जो A बिंदु दिया हुआ है इसमें आपको I, J और K कैप से मल्टीप्लाई करना है, तो I कैप प्लस 2J कैप और प्लस 3K कैप। इसी प्रकार अगर मैं बिंदु B की बात करता हूँ तो बिंदु B के लिए आपको पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो वो होगा OB वेक्टर, और OB वेक्टर अगर आप लिखते हो तो B पॉइंट यहाँ दिया हुआ है तो ये आएगा -I कैप। एक मिनट ध्यान से देख लेना,
यहाँ देखिए -1 है, बाकी दोनों तो 0 है, तो 0 है तो वो j कैप और k कैप नहीं आएगा। और इसी प्रकार अगर मैं और c वेक्टर लिखता हूँ बिंदु c के लिए, बिंदु c का जो पोजीशन वेक्टर है वो और c वेक्टर होगा, और इसमें देखिए i के लिए 0 है तो सीधा आप j से स्टार्ट होगा, j कैप और प्लस 2 k कैप। हमारे पास ये 3 पोजीशन वेक्टर आ गए। यहाँ से मैं जो हमें जरूरत है वो 2 वेक्टर बनाता हूँ। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए हमें जरूरत है, ध्यान से देख लो, एक तो b a की, a b नहीं लिख सकते हैं इसमें, गलत होता है, वेक्टर में दिशा का बहुत है ना मैटर करती है दिशा। यहाँ हम b a लिखेंगे और ये b c लिखेंगे, तो मुझे पहले जरूरत है अगर b a की है तो मैं लिखूंगा b a वेक्टर, और इसका फॉर्मूला होता है o a वेक्टर माइनस o b वेक्टर। तो बताइए o a आपके पास नहीं है क्या? ये है ना, तो मैं लिखूंगा i के प्लस 2 j के और प्लस 3 k के, ठीक है, 3 k के। और आगे देखिए OB है, माइनस है तो मैं माइनस लिखता हूं, और OB, अब ध्यान से देखना OB वेक्टर में माइनस है पहले से, तो ये माइनस और वो माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस i के, तो i के और i के कितना हो गया, 2i के प्लस 2j के और प्लस 3k के। तो ये हमारे पास BA वेक्टर आ गया। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमें BA वेक्टर के परिमाण की भी जरूरत पड़ेगी, तो BA वेक्टर का हम परिमाण निकाल लेते हैं अभी। तो BA वेक्टर बराबर आएगा अंडर रूट, परिमाण निकालना बहुत सिंपल है, ये जो घटक होते हैं इनके आपको वर्ग करके जोड़ना है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, ये भी 4, ये कितना आएगा 9, तो यहाँ से कितना आएगा 17, ठीक है, 8 और 9 कितना हो गया 17। तो ये हमारे पास आ गया BA, सॉरी यहाँ मापांक आया BA वेक्टर, इसका मापांक। इसी प्रकार अगर मैं BC वेक्टर निकालता हूँ तो ये होगा OC का पोजीशन वेक्टर, मतलब C का पोजीशन वेक्टर और माइनस B का पोजीशन वेक्टर। देखिए OC का वैल्यू है आपके पास, वो कितना है j कैप है प्लस 2k कैप, और माइनस OB है तो OB का मान कितना है i कैप, ठीक है। अब ये तो आ गया वेक्टर, चलो i को पहले लिख लेते हैं, माइनस i कैप प्लस j कैप और प्लस 2k कैप। लेकिन हमें BC वेक्टर का परिमाण भी निकालना पड़ेगा, BC वेक्टर का जो परिमाण है वो भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो BC वेक्टर की मैं अगर परिमाण निकालता हूं तो यहाँ आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 और प्लस कितना आएगा 4, तो ये हो गया अंडर रूट में 6। हमारे पास सब कुछ आ गया, लेकिन एक चीज और बाकी है, हमें BA वेक्टर और डॉट BC वेक्टर भी निकालना पड़ेगा। देखिए ये जो मैं अभी निकाल रहा हूं सभी, पहले मैंने BA निकाला, फिर उसका मापांक निकाला, फिर BC निकाला, फिर उसका मापांक निकाला, फिर इन दोनों का हम आदेश गुणनफल कर रहे हैं, इन सभी की जरूरत पड़ने वाली है, अभी देखिए थोड़ी देर बाद है। तो इसका अगर मैं मापांक की बात, इसके फॉर्मूले की बात करेंगे तो फॉर्मूला नहीं, आपको वेक्टर तो आपको पता ही है, BA वेक्टर आपके पास है और BC वेक्टर भी आपके पास है, इन दोनों का आदेश गुणनफल तो वैल्यू पुट करते हैं। तो BA का आपके पास वैल्यू है वो कितना है 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप, ठीक है। और भाग इसके डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा, ये आएगा BC, तो मैं इसके साथ में लिख देता हूं, शायद हो सकता है वीडियो में कट रहा होगा तो मैं नीचे लिखता हूं, थोड़ा साइड देख एक बार चेक करना, तो नहीं कट रहा है लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां पर -i कैप को और प्लस j कैप को और प्लस 2k कैप लिखना है। अब इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि डॉट प्रोडक्ट में जो सेम घटक होते हैं, समान जो घटक होते हैं, जो समान घटक होते हैं उन्हीं का हम गुणा करते हैं, तो -1 को 2 से गुणा करने पे -2 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं j1 को 2 से गुणा करूंगा तो प्लस का 2 आएगा, और यहाँ देखिए ये कितना है 3, सॉरी 2 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 6, तो ये ओवरऑल कितना आएगा 6। इसका मतलब BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर यहाँ मैं इसका फॉर्मूला यूज करता हूँ तो वो क्या होगा, मोड ऑफ BA वेक्टर इनटू मोड ऑफ BC वेक्टर और इनटू क्या आता है cos थीटा बराबर कितना है 6। एक चीज ध्यान से देखना कि हमें इस थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ मैं BA जो मॉडुलस है उसका मान कितना हमारे पास √17 है, √17। इसी प्रकार BC जो मॉडुलस है उसका कितना मान है 6, है ना। और यहाँ मैं लिख देता हूँ cos थीटा बराबर कितना है 6। अब मैंने cos थीटा लिखा है इसमें सामने 6, यहाँ ध्यान से देखो 17×102 होता है, 17×102, ये यहाँ गुणा में था भाग में चला गया। यहाँ से अगर मैं थीटा का मान निकालता हूँ तो cos को हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या बन गया cos इनवर्स
और ये आएगा 6/√102। तो ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आज हम इसी लेक्चर में इतनी बातें करेंगे, नेक्स्ट ट्यूशन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप देखते रहिए टैगोर स्कूल सरदार सर। अभी ध्यान देना, इसमें एक चीज थोड़ा सा गलत आ रहा है कि इसका आंसर मैच नहीं हो रहा है। यहाँ 6 की जगह 10 आ रहा है आंसर में, बुक में पीछे दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसमें चेक करते हैं कि गलती कहाँ हुई है। तो गलती अभी चेक करेंगे। देखिए यहाँ 10 लाने के लिए हमें पता है कि ये माइनस नहीं आना चाहिए, तो ये माइनस आ कहाँ से रहा है? इस माइनस की वजह से आ रहा है, तो इसका मतलब ये माइनस गलत है। तो ये माइनस गलत हुआ कैसे? तो एक बार देखते हैं। देखिए ये माइनस है, मुझे ये बताओ यहाँ माइनस है तो ये माइनस ये है, फिर ओपी का मान देखिए माइनस आई क्यूब है, तो ओपी का मान माइनस आई क्यूब है, तो ये माइनस और एक ये माइनस क्या होगा फिर यहाँ पे प्लस। तो ये जो आई है ना ये क्या आएगा? प्लस का आएगा। तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंडर रूट में 6 ही आएगा, लेकिन यहाँ फर्क पड़ रहा है तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, तो ये प्लस का आएगा। अब ध्यान देना, ये कितना हो गया? अब 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 10, ये ओवरऑल 10 हो गया, 10। तो ये थोड़ी सी गलती हो गई है ना, तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी गलती हो गई है, आप इसे देख लेना एक बार, और बाकी हम बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप देखते रहिए RNDA स्कूल सरदार सर। धन्यवाद।